हेलो बच्चों, वेलकम टू सोनी फिजिक्स क्लासेस। सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज लाइव नहीं आ पाए तो इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग वीडियो बना दें। तो आईआईटी जैम की जो फ्री कोर्स चल रहा है सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट चल रही है। और उस यूनिट में अपन कूलाम लॉ को पढ़ चुके हैं, है ना। और एक प्रॉब्लम मैंने तुमको कल दी थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और नहीं आती है तो नेक्स्ट लाइव क्लास में उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो आज अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक में गाउस लॉ को पढ़ेंगे, और गाउस लॉ को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लगभग ये वीडियो आज लंबी जाने वाली है, तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो रहेगी, है ना। तो इसको तसल्ली से देखें और एक एक बात को ध्यान से सीखें, है ना। तो मेरा मेन जो टारगेट होता है वो यही होता है कि तुमको एक एक बात ध्यान से सिखाई जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। गाउस लॉ। गाउस लॉ, ठीक है। तो गाउस लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुने कि यहाँ ये स्पेस, यहाँ पे ये स्पेस है ना। और इस स्पेस में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। थोड़ी सी बात को ध्यान सुने। डॉट 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 क्यू है ना, स्पेस है। और इस स्पेस चार्ज क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 डॉट 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 क्यू है। और यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसी स्पेस में इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इस क्लोज सरफेस पर, क्लोज सरफेस का नाम मैं जैसे एस रख देता हूँ, तो एस यहाँ पे लिखा है मैंने। तो इस क्लोज सरफेस पर, जब क्लोज सरफेस होगा तो यहाँ पे अपन ये सर्कल दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एस एक क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है ना, ई डॉट डी। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि इस क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, अभी मैंने नहीं पढ़ाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है बोल दिया मैंने। जब आएगा तब बताएंगे डिटेल में। तो इस क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्लोज सरफेस एस, तो एस यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। इस बात को गौर करें, क्लोज सरफेस के लिए ये सिंबल लगा दिया है। तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है एट दिस क्लोज सरफेस, वो बराबर होता है क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है, क्लोज सरफेस के अंदर ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस का टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये अपन 12th में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये कहता है गाउस लॉ, ये कहलाता है गाउस लॉ, ठीक है। तो ये सिग्मा क्यू क्या है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है, स्पेस स्पेस पे ध्यान दें, स्पेस है उसके अंदर जो चार्ज है वो सिग्मा क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये डीए, डीए कहाँ पे है, डीए है इस क्लोज सरफेस पर, इस क्लोज सरफेस, ठीक है ना, यहाँ है डीए, ये जो है ये डीए, ठीक है ना। और ई कहाँ है, ई इसी क्लोज सरफेस, इसी जगह पे ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी क्लोज सरफेस पर जो इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल, वो बराबर होता है समेशन क्यू, इसके अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब कोई चार्ज यदि बाहर पड़ा हुआ है क्यू डैश, तो मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है ना। ओके चलो। तो ये तो बात हुई गाउस लॉ की, और इसको गाउस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म भी बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो, अब इसकी दूसरी फॉर्मेशन और होती है ना। डेल डॉट ई, जो मैं ड्राइव नहीं करूंगा अभी, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। एक दूसरी फॉर्म और होती है, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये कैसे आती है, ये यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, तो ये जो भाई साहब हैं, है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेशन रो डी भी लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन को हटा देता हूँ, देन ये हो जाता है, ठीक है ना।
और इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस। ठीक है ना, समझ गए। तो ये अपन को अभी ड्राइव नहीं करनी है, तो इस तरह से याद रखो, जब आएगी मैं अपने आप ड्राइव करवा दूंगा कि इससे ये कैसे आता है। और ये फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा भी है कि अपन इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो उसके लिए मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी है। समेशन क्यू को इंटीग्रेशन रो डी भी लिख दूंगा, वगैरह वगैरह। देन कंपेयर कर लूंगा, कंपेयर करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, रो क्या है? रो है चार डेंसिटी इन दिस, चार डेंसिटी इन दिस स्पेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर है ना, क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है ना, उस स्पेस की जो चार डेंसिटी है वो है रो। स्पेस की जो चार डेंसिटी वो क्या है? रो है। थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ स्पेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर चार्ज तो समेशन क्यू है, और रो है उस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पे जो स्पेस है उसकी चार डेंसिटी। क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हो जाता है गाउस लॉ। तो ये तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म होगी और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। और गौर करने की जो बात थी मैंने तुमको करवा दी। ठीक है, अब कुछ बातें गाउस लॉ की, कि ये गाउस लॉ वैलिड होता है केवल मोनोपोल्स के लिए। मोनोपोल मतलब जैसे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, अकेला प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है कहीं पे, या माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू है कहीं पे। ठीक है ना, तो मोनोपोल्स के लिए होता है, डाइपोल्स के लिए नहीं होता। या दूसरी फॉर्म में ये उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होता है जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, उन्हीं के लिए फॉलो होता है, लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है ना। तीसरी बात, ये जो भाई साहब हैं गाउस लॉ, ये मूविंग चार्ज पर भी हैं, मूविंग चार्ज पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है ना, जो अपन पढ़ते थे ना कूलाम लॉ में, कि कूलाम लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए होता है, तो ये मूविंग चार्ज पर भी अप्लाई होता है। ठीक है ना। अभी अपन फ्लक्स फ्लक्स की कोई बात नहीं करने वाले। ठीक है। चौथी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दी तुमको, कि यहाँ पे रो क्या है? रो डेंसिटी है, चार डेंसिटी है इन दिस स्पेस, चार डेंसिटी है इन दिस स्पेस। और कौन सी? वॉल्यूम चार डेंसिटी यहाँ पे, ये वॉल्यूम चार डेंसिटी। ठीक है, जब इसके एप्लीकेशन आएंगे तो अपन इसको डिटेल में और बात करेंगे। क्लियर? पक्का? चलो, तो आगे बात करते हैं। तो ये गाउस लॉ है ना। अब मैं फ्लक्स फ्लक्स की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने फ्लक्स को छेड़ा नहीं है, अपन सिंपल लॉ पढ़ रहे हैं। तो एक तो मोनोपोल के लिए एक बात और, छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक बात ये कर लेते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस होता है और ये जो ओपन सरफेस होता है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना। क्लोज सरफेस क्या है, ओपन सरफेस? क्लोज सरफेस क्या है? जिसका वॉल्यूम हो, का वॉल्यूम, तो जिसका वॉल्यूम होगा वो क्लोज सरफेस। और जिसका वॉल्यूम नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वो क्या हो जाएगा? ओपन सरफेस। ठीक है ना। इसको मैं दूसरे तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। जैसे किसी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बोला मैंने, है ना, मैटर नहीं बोला। ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर, अंदर जो है, अंदर वॉल्यूम है या नहीं? है ना वॉल्यूम। तो इसको मैं कैसे समझाता हूँ बच्चों को, कि भैया इसके अंदर तुम कुछ भर सकते हो, इसके अंदर तुम कुछ भर सकते हो। तो ये फिर ये जो सरफेस बन रहा है, इसके सराउंडिंग जो सरफेस बन रहा है, इसके चारों ओर जो सरफेस बन रहा है, ये कैसा सरफेस होगा? क्लोज सरफेस होगा। ठीक है ना। जैसे ये है, ये डस्टर है। अब डस्टर के अंदर लकड़ी भरी हुई है ना, मैटर भरा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डस्टर है, इसका मैटर क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी भरी हुई है ना। तो ये जो पूरा सरफेस है इसका, ये कैसा है? क्लोज सरफेस। कैसा है? क्लोज सरफेस। तो जहां वॉल्यूम आ जाए वो क्लोज सरफेस है, और वॉल्यूम यदि नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? ओपन सरफेस। तो जैसे मैंने एक ये सीट बना दी, यहाँ पे ये सीट बना दी, ठीक है। अब इसमें तुम कुछ भी नहीं भर सकते। हाँ? इसकी थिकनेस जीरो है, कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, थिकनेस यहाँ पे टेंस टू जीरो है, तो इसके अंदर तुम यहाँ कुछ भी नहीं भर सकते। हाँ? तो इसका ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये ओपन सरफेस, ओपन। ठीक है ना, कैसा सरफेस है? ओपन सरफेस, है ना। एक कागज लें और कागज को मोड़ दें, है ना, और मोड़ के उसकी पुंगी बना दें। कागज लें
और कागज को मोड़ दें और मोड़ को उसकी पुंगी बना दें। जैसे देखो ये कागज है मान लो, ठीक है ना, ये कागज, ठीक। अब इस कागज को यदि मैं ऐसे रखता हूँ तो ये जो सरफेस है इसका, ये ओपन सरफेस, क्योंकि इससे कोई वॉल्यूम घिरा हुआ नहीं है ना। लेकिन यदि मैं इसकी पुंगी बना लेता हूँ ऐसे, क्या बना लेता हूँ, पुंगी बना लेता हूँ, ये मैंने पुंगी बना ली। अब मैंने पुंगी बना दी तो इसके अंदर वॉल्यूम आ गया ना, इसके अंदर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, है ना। तो ये वॉल्यूम आ गया यहाँ, ठीक है। तो अब क्लोज सरफेस कौन हुआ, क्लोज सरफेस हुआ ये, है ना। और ऊपर से ये जो हिस्सा है, ऊपर से ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये जो है ये मिलके क्या बन जाएंगे, क्लोज सरफेस। तो बच्चा क्या समझता है कि जो बंद पड़ा है वो क्लोज है, नहीं, बंद पड़ा है वो नहीं, ठीक है ना। कटोरी है, अब कटोरी जो है पूरा, कटोरी जो है वो पूरा क्लोज सरफेस, कटोरी का जो सरफेस है वो कैसा है, पूरा क्लोज सरफेस। तो ये मैंने थोड़ा सा नीचे डार्क कर दिया। तो ये यहाँ पे बच्चा क्या समझता है, ओपन पड़ा है, ओपन पड़ा है, तो इसलिए वो बच्चा बोलता है कि इसका जो सरफेस है पूरा, ये सरफेस, ये ओपन सरफेस नहीं, ये सरफेस और ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, एक तो ये सरफेस और ये जो कर्व सरफेस और ये जो नीचे वाला सरफेस, है ना। तो ये दोनों सर्कल और ये जो कर्व सरफेस है इसका ये वाला, ये तीनों मिलके, है ना, एक वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, इसलिए कैसा है, क्लोज सर्कल, ठीक। तो जिसमें तुम कुछ भर सकते हो, ऐसा बोल दो, जिसमें तुम कुछ भर सकते हो, है ना। तो जिसमें जिसमें कुछ भर सकते हो तो वो क्या हो गया, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या हुआ कि सब कुछ मिलके जो वॉल्यूम को घेर रहा है, जो वॉल्यूम को घेर रहा है वो क्या हो गया, क्लोज सरफेस, ठीक है। ओपन सरफेस जो किसी वॉल्यूम को कवर नहीं कर रहा है वो कैसा हो गया, ओपन सरफेस, ठीक है। तो अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए तुमको, क्लोज सरफेस क्या है और ओपन सरफेस क्या है, ठीक है। तो मैंने बहुत जल्दी से तुमको गाउस लॉ बताया, है ना। और गाउस लॉ में जो खास बात थी वो समेशन क्यू की है ना। इंटीग्रेशन कहाँ करना, सरफेस पर ही करना, ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं एक एग्जांपल लेके गाउस लॉ को किस तरह अप्लाई करते हैं, बस इतना सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह अपन इस गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे, वो सीखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो दो एग्जांपल लूंगा इसके लिए, सिंपल सिंपल से, जो अपन 12th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये स्फीयर है ना? थोड़ा सा बड़ा बना दो। एक ये, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और ये कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने चार्ज दिया और इसका चार्ज, अभी मैं केवल तुमको इतना सिखा रहा हूँ किस तरह अपन गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, तो इसके सरफेस पर। अब तुमसे पूछा है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो सबसे पहला अपन काम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, और वो क्लोज सरफेस उस पॉइंट से होकर जाना चाहिए, है ना, जिस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हो। तो यहाँ मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊंगा जो पॉइंट बी से होकर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या ध्यान रखूंगा कि ये जो क्लोज सरफेस तुम ले रहे हो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, एसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए उसका कारण अभी पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने एक स्फीयर बना दिया और ये पॉइंट बी से होके जा रहा है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसको सिखाऊंगा किस तरह अप्लाई करते हैं, उसके बाद अपन फास्ट फास्ट चलेंगे, ठीक है। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो ये है मेरा क्लोज सर्कल और ये एक स्फीयर है, क्या है, ठीक है। अब इस स्फीयर पर मैं गाउस लॉ लिखता हूँ। तो इस गाउस लॉ क्या कहता है कि ये जो तुमने एस बोला है इसको एस, तो एस यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है ना, जिस पर लगा रहा हूँ उसको मैं लिखूंगा। तो ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वीडियो को ऐसे मत छोड़ जाना कि बस सर जी आज तो छोटे बच्चों का सा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आगे हाई लेवल पर ले जाने वाला हूँ इसको, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना मत बीच, ओके। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो एक बार मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा, एक बार आरएचएस को सॉल्व करूंगा, देन
खत्म कर देंगे 2 मिनट का काम। तो एलएचएस को सॉल्व करना सीखें। तो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन ओवर एस ई डी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में होता है? ई और डी ए के बीच में, ये तो पता है सबको। अब यहाँ पे ई कहाँ पे है और डी ए कहाँ पे है, तो मैंने गौर कराया था जो यहाँ पे लिख रहा है, जो यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एस। और एस कौन है तुम्हारा? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस पर तुमको ई लेना है और क्लोज सरफेस पर ही तुमको डी ए लेना है। तो यहाँ जो क्लोज सरफेस है उसके पॉइंट पी पर ही मैं डी ए ले लेता हूँ। तो एक स्मॉल एरिया मैंने डी ए ले लिया जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटसाइड होती है, ठीक है ना। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ इसी पॉइंट पर है ना, तो एस के ऊपर लेना दोनों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अब इससे दूर जाता है। तो दोनों कैसे हो गए? एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में, थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो का मान क्या हो गया? 1 ये आ गया E, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। अब मैंने कहा था तुमसे कि जब भी अपन ये क्लोज सरफेस लेंगे या गाउसियन सरफेस भी कहते हैं इसको, क्लोज सरफेस या गाउसियन सरफेस जब भी अपन लेंगे तो अपने दो पॉइंट होंगे। नंबर एक की वो पॉइंट पी से होकर जाए, नंबर दो वो सिमेट्रिक हो। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए, तो जवाब यहाँ पे है। तो सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे गाउसियन सरफेस पर जब तुम इंटीग्रेशन करने वाले हो, है ना, तो तुम ये देखोगे ई कांस्टेंट है या नहीं है, ई की वैल्यू, ई का मैग्नीट्यूड, है ना, ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं है, विद विद किसके साथ? डी के साथ, ठीक है। मतलब मैं इस एलिमेंट को कहीं भी लूं, कहीं भी लूं, यहाँ पे कहीं भी लूं, तो इन सभी जगहों पर ई की वैल्यू सेम आनी है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सब सेम है ना, तो ई की वैल्यू यहाँ पे सब सेम आनी है। तो यदि मैं इस सरफेस पर जाता हूँ, इस सरफेस पर जाता हूँ, क्यों क्यों जा रहा हूँ इस सरफेस पर? क्योंकि मैं इंटीग्रेशन भी इसी सरफेस पर कर रहा हूँ। तो इस सरफेस पर जब मैं जाता हूँ डीए को लेके, तो डीए को मूव कराने से ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए ई मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये फायदा हुआ मुझको, ये फायदा हुआ मुझको सिमेट्रिक रहने से। यदि तुम एसिमेट्रिक ले लेते, जैसे मान लो ऐसा ले लेते कि भाई ये गोला था, आर रेडियस का स्फीयर था, इस पर चार्ज प्लस क्यू था, और तुम इस तरह का एक सरफेस ले लेते, देन तुम क्या कहते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है। देन ये तो E1 E2 तो डीए के साथ वेरी कर रहे हैं, है ना, डीए के साथ वेरी कर रहे हैं, तो फिर तुम इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट नहीं बोल सकते तो फिर इसको बाहर नहीं कर सकते। तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए, इंटीग्रेशन आसान हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्फीयर को या जो भी अपन गाउसियन सरफेस ले रहे हैं वो कैसे लेते हैं? सिमेट्रिक। समझे मेरी बात? ठीक है ना। चलो ये बात। अब दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर जी, ई जब कांस्टेंट है तो ई वेक्टर को ही बाहर निकाल लो ना। तुम इतना लंबा क्यों कर रहे हो? इतना लंबा क्यों कर रहे हो? ई वेक्टर को सीधा बाहर निकालो। नहीं, ई वेक्टर को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन तो हर डीए पर अलग अलग है। बोलो, अब देखेगी तुम, बोलो। तो यहाँ पे तो वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, तो ई वेक्टर तो हर पॉइंट पर अलग अलग है, लेकिन ई का मान जो है वो हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है ना। इसलिए ये अपन ई वेक्टर को बाहर नहीं कर सकते, ई के मैग्नीट्यूड को ही बाहर कर सकते। अब देखें ये क्या है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एरिया किसका? के ऊपर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर कर रहे हो? एस के ऊपर। एस कौन है? स्फीयर, है ना। और कितनी रेडियस का? आर, आर रेडियस का। तो ये इसका एरिया हुआ, है ना, ये इसका एरिया हुआ। और इसका एरिया मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसका एरिया तो मुझे पता है, 4 पाई। इस तरह मैंने एलएचएस सॉल्व कर, ठीक है ना, समझ गए? ओके। तो एरिया किसका? एस का। एस कौन है? स्पेयर, इस स्पेयर का एरिया 4 पाई स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर मत करना।
अब समेशन क्यू क्या है, आरएचएस की बात करते हैं तो समेशन क्यू क्या है। समेशन क्यू तो पता है कि भैया इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो स्पेस है, उसके उस पर जो चार्ज है, उस पर चार्ज तो साफ साफ दिख रहा है प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन थर्ड है ना, इन दोनों को पुट कर दें यहाँ पे, ई इंटू 4 पाई r² बराबर प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन। ठीक है, अब मेरे से कोई कहता, एक बार और थोड़ा सा आगे कर लें, कि मेरे से कोई कहता कि नहीं यार ऐसा करो कि यहाँ एक पॉइंट है आर टी, इस पर निकालो, तो मैं क्या करता, अब मैं गाउसियन सरफेस जो लेता वो यहाँ इस पॉइंट से गुजरते हुए, ये मेरा गाउसियन सरफेस होता, ये एस, तो मैं एस 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 ही नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इस पर एलएचएस सॉल्व करता, है ना, रेडियस पेडियस तो वही मैं मानता आर। ठीक है ना, रेडियस पेडियस तो इसकी आर ही मानता, तो ठीक है एलएचएस में सॉल्व करता तो एलएचएस तो मेरी यही आती। आरएचएस में चक्कर पड़ता कि आरएचएस में यहाँ इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, तो आरएचएस में ये जो महाराज हैं जीरो हो जाते, ये टर्म जीरो हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता। ओके, ठीक है ना, तो ऐसी कोई खतरनाक बात मैंने तुमको नहीं सिखाई कि ये और वो। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा, कि जब भी तुम स्फीयर कंसीडर करो, स्फीयर गाउस जो गाउसियन सरफेस है उसको स्फीयर लो, तो एलएचएस हमेशा इतनी आनी है, एलएचएस हमेशा इतनी आनी है, डायरेक्ट ही भी याद कर सकते यदि तुम गाउसियन सरफेस एक स्फीयर ले रहे हो तो एलएचएस इतनी ही आनी है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है ना कंडक्टिंग स्फीयर का। एक मैं लेता हूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक ले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और एक मैं लूंगा एक वायर। ठीक है ना, एक मैं लूंगा वायर। चलो, वायर लेने का कारण है वो बताता हूँ। तो यदि तुम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते, रेडियस पेडियस इसकी आर होती, तो चार्ज तो इसके अंदर जाता, चार्ज कहाँ जाता, इसके अंदर। चार्ज इसके अंदर जाता तो उसकी चार्ज डेंसिटी कोई डिफाइन करनी पड़ती तुमको, बोलो। इसकी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और वो यूनिफॉर्म। अभी मैं कोई चक्करों में तुमको नहीं फंसाना चाहता, क्या ले रहा हूँ यूनिफॉर्म, या मैं कह देता हूँ डायरेक्ट कि इसके अंदर जो चार्ज है टोटल क्यू है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। अब तुम्हें यहाँ निकालना है पॉइंट पी पर, तो वही काम करना है, गाउसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करना है ऐसा, पॉइंट पी से गुजरते हुए सिमेट्रिक। इसके लिए तो अभी अपने सॉल्व किया है, तो वो तो आया के क्यू अपॉन स्मॉल r²। ठीक है ना, अब यदि मान लो पॉइंट टी यहाँ होता, है ना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इसको क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। अब यदि ये पॉइंट टी यहाँ होता तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो जल्दी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, देख, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू, चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, और वो कैसी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब एलएचएस तो इतनी आनी, टी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एलएचएस तो इंटू 4 पाई r², क्योंकि तुमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो स्फीयर ही लिया है ना। अंदर जो चार्ज आएगा, अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे इस स्पेस में कितना चार्ज। ठीक है ना, तो इस स्पेस में कितना चार्ज है बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि लगा सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुमको कल ही सिखाई है ये बात, यहाँ पे अपन चूंकि लगा सकते हैं, है ना, सेंस वाला मेथड लगा सकते हैं कि भैया पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे जो चार्ज है इस स्पेस में पूरे स्पेयर में पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज है वो रो है। तो चूंकि इकाई यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, देन इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा बोलो। इसके अंदर चार्ज समेशन क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर। ठीक है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, तो 4 पाई से 4 पाई नमस्ते, बोलो, तो ई बराबर आ जाएगा यहाँ पे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। इन इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन।
ठीक है मेरी बात? ठीक है, सरफेस पर बात करें, ये तो आउटसाइड था। सरफेस पर बात करें तो सबको पता है ये बातें, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो बाहर, सरफेस पर, अंदर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन और चेंज करना चाहो, इस तरह भी लिख सकते हो इसको। रो की वैल्यू क्या रख सकते हो? रो की वैल्यू है क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, है ना? बोलो। तो 3 की तो नमस्ते हो जाएगी यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो के क्यू आर अपॉन। तो दूसरी फॉर्मेशन इसकी ये हो जाती है के क्यू आर अपॉन आर क्यू इन फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना? तो बढ़िया तो ये है, बढ़िया तो ये। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि तुमको आ गया होगा किस तरह अपन को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस की दो ही कंडीशन है, नंबर एक सिमेट्रिक होना चाहिए, नंबर दो पॉइंट बी से जाना चाहिए। जहाँ तुम डिटरमाइन कर रहे हो उसको पॉइंट भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? सिंस यहाँ पे चूंकि फूंकी क्यों लगाई उसका कारण मैं तुमको बता चुका हूँ कि रो यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं लगा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लगा सकता था। उस बात तो कोई दूसरा मेथड बताऊंगा, एक बार एक कराऊंगा तुमको, ठीक है? तो ई आउट निकालिए, ई एस निकालिए, ई इन निकालिए। तो ई इन को रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट याद रखें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग, बाकी ये ठीक है, ये भी ठीक है चार्ज के लिए। एक बार ग्राफ और बता दूं इनके थोड़े से, हालांकि सब बना सकते हैं ग्राफ व्राफ, तो फिर भी कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन ग्राफ पे भी आ जाता है कि हम ये बातें गौर नहीं करते। तो जैसे मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो बात की थी मैंने, यूनिफॉर्म था ये, है? यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था, ई आउट तो कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई सरफेस कितना आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ई इन कितना आया था, के क्यू आर अपॉन आर। कैसे रखो? अब तुम यदि ग्राफ बनाना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, तो ये पॉइंट आर बराबर आर का है, ये आर लेस देन आर हो जाएगा और यहाँ आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ठीक है? तो आर लेस देन आर मतलब अंदर की बात चल रही है। तो अंदर के लिए तो ये बोलेगा भाई साहब कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो ग्राफ बनाओगे ई का और आर के बीच में, ग्राफ कैसा आना है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ओके, तो ये तो ई इन वाला ग्राफ हो गया, ई इन प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद आउटसाइड बनाओगे तो आउटसाइड के अपॉन, आउटसाइड हो गया अपॉन, यहाँ जो है सरफेस वाला हो गया ई एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और दिस इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सरफेस। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सरफेस। तो देखो याद रखें, बाउंड्री कंडीशन में जब जाऊंगा तो यहाँ ये मुझे बात करनी है इसके बारे में, ठीक है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वो सरफेस पर मैक्सिमम होगा। और कितना होता है ये भी तुम गौर करो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर एस, ठीक है? ऐसे ही तुम कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ बनाएंगे तो कंडक्टिंग में अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था ना अभी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पे, और फिर अचानक से ये हो जाता है यहाँ से ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सरफेस पर मैक्सिमम, यहाँ पे भी कैसा है, सरफेस पर मैक्सिमम है, ठीक है? तो ये दो एप्लीकेशन छोटे छोटे से। और यहाँ पे जो खास बात आई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, है ना, उसके लिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अंदर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अंदर, यूनिफॉर्मली जो चार्ज था। अब इसी ऑर्डर में चलूँ मैं थोड़ा सा और आगे, कि मान लो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, और इसका जो रो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना? इसकी रेडियस पीडियस कैपिटल आर। अब तुमसे कहा आर क्या है, आर किसी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है? आर तो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो, ओके। अब मुझे पूछा कि भाई साहब यहाँ एक पी पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस डिस्टेंस है, इसको मैं आर डैश से लिख देता हूँ,
नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कीजिए। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना तो मेरा तो वही काम है कि कंडक्टर गाउसियन सरफेस कंसीडर करूंगा जो पॉइंट पी से होकर जाएगा और सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए मैं गाउस लॉ लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए। तो ये कितना आना, वही आना ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी बोली है तुमने इसकी, आर डैश। ठीक है, इक्वेशन हुआ। अच्छा, अब मुझे आरएचएस में जाना है, तो आरएचएस में सिग्मा क्यू है, ये मुझको डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चूंकि नहीं लगा सकता, चूंकि नहीं लगा सकता, ठीक है ना। बोलो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज है वो रो है, देन देन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज है रो, तो इसलिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम का चार्ज हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर। ये रॉन्ग है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात तो ये, दूसरी बात, एक बात तो कई बच्चों घंटी बज रही होगी कि सर जी तुमने तो बोला था कि सिग्मा क्यू जब निकालते हैं तो एक तो ये रॉन्ग हो गया है ना, दूसरी बात बोल रहा हूँ कि सिग्मा क्यू जब निकालते हैं सर जी तुम इस स्पेस, इसके अंदर जो स्पेस है, इस स्पेयर के अंदर जो स्पेस है उसका निकालते हैं। सर जी इस स्पेयर के अंदर ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस पूरा गोला है ना, उसका वॉल्यूम तो सर जी 4/3 पाई आर डैश क्यूब है, तो तुम्हें तो आर डैश क्यूब करना चाहिए था, यदि करते भी तो मान लो सही होता, ये रो यूनिफॉर्म होता, मान लो रो यूनिफॉर्म होता और इस तरह जाते अपन, रो यूनिफॉर्म होता तो इस तरह ही जाते, ठीक है ना। तो इस तरह जाते तो 4/3 पाई आर डैश, अरे गधों, नहीं करूंगा मैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब करूंगा, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है ना, तो ये वॉल्यूम तो मैं छोड़ूंगा ना, ये वॉल्यूम तो मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना, समझ गए। तो मुझे क्या करना, 4/3 पाई कैपिटल यदि रो यूनिफॉर्म भी है तो, और चूंकि रो यूनिफॉर्म है ही नहीं, रो यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैसे निकालूं सर जिसके अंदर चार्ज, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा समेशन क्यू, है ना, समेशन क्यू बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, अब मुझे छोटे छोटे टुकड़ों पे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब इन रो डी वी, बोलो, हाँ, एट दिस वॉल्यूम, इन दिस वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल चार्ज के अंदर ले रहे हो तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम में तुमको ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना, क्योंकि रो बराबर क्या था, डी क्यू होगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, रो डी, इंटीग्रेट कहाँ पे, इंटीग्रेट कहाँ पे, थोड़ा सा गौर करना इन बातों पे, इस पे, इस ठीक है, ओके, तो ये तुमको करना है, ये तुमको करना, ठीक है। तो समेशन क्यू क्या होगा, अब थोड़ा सा अटकोगे तुम यहाँ पे ना, रो डी बी, तो रो तो है हमारे पास ए आर, अब डी बी क्या लोगे, डी बी क्या लोगे, है ना, बोलो, तो डी बी क्या लोगे। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पे मैं जो एलिमेंट लूंगा, डी बी वाला जो एलिमेंट लूंगा, है ना, यहाँ पे कहीं लूंगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी एलिमेंट लूंगा, उसको मैं कार्टेशियन में लिखूं या पोलर में लिखूं या स्फेरिकल में लिखूं या सिलेंड्रिकल में लिखूं, तो बताओ किसमें लिखना अच्छा रहेगा तुम्हारे, स्फीयर है ना, तुम तो स्फीयर में जाओ ना, तो स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर स्क्वायर साइन थीटा, बोलो, डी आर डी थीटा, बताया था मैंने, H1 H2 H3 D1 D2 D3 और सब कुछ बताया था, किस तरह भी आता है, मैथमेटिकली बताया था, फिजिकली बताया, ठीक है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, बोलो, ठीक है, ओके, चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन की लिमिट, क्योंकि तुम पूरा स्क्वायर कंसीडर कर रहे हो, ये पूरा स्क्वायर कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो जानी है, एक तो डी आर पर, एक डी थीटा पर, एक डी थ्री फाइव पर, तो ये तो जानिए जीरो से आर डैश, है ना, एक जानिए जीरो से पाई, एक जानिए जीरो से
ए आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा और डी आर और रहेगा डी आर। ये तो कांस्टेंट है, बाहर करो। सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है, पहले फाइव को निबड़ा दो तो फाइव को निबड़ा 2 पाई आ जाएगा, तो ए इंटू 2 पाई हो गया। साइन थीटा को निबड़ा दो, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और 0 से पाई लिमिट लग रही है ना, तो मैं कर देता हूँ, चलो। तो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। ठीक है, बोलो 0 से पाई। अब आर क्यूब को सल्टा दूं, आर क्यूब का कितना हो गया, R4/4, और लिमिट आ रही है 0 से R तक। ठीक है, तो यहाँ पुट करें तो कॉस पाई है ना, माइनस को चलो आगे करो, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई का मान -1 और -1 -2, -2 हो गया ना, तो -2 ये कितना हो गया, 4 पाई। ठीक है, और ये 4 भाई सब गए, 4 को तो ये लपेट खा गए। अब यहाँ पे लिमिट की बात कर रहा हूँ, फिर वापस कर रहा हूँ, 0 से I में नहीं रही, तो मैं यहाँ पे इसको 0 से R' रखूँ या 0 से R रखूँ, बताओ जल्दी से। तो ये मेरे काम का नहीं है ना, तो मुझे शुरू से ही लिमिट क्या लेनी चाहिए, 0 से R। इसलिए मैंने जान पूछ के ये तुम्हारा ध्यान जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका चार्ज। ओके, समझ गए, क्लियर। तो ये चार्ज आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लें, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए मैं चूंकि नहीं लगाई, तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ा। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही काम में लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास स्फीयर है, तो मैं एलिमेंट लूंगा तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एलिमेंट लूंगा, जिसका वॉल्यूम मुझे पता है, R² साइन थीटा डी थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, ठीक है, तो जिसको नहीं आता है ये वॉल्यूम, तो मेरी वीडियो देख लेना, सबसे पहली वाली वीडियो, तो उस वीडियो में तुमको ये सिखाया था। इसलिए जरूरी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ठीक है, चलो, तो ये बात खत्म करें, क्लियर। चलो, अब मान लो, अब रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब एप्सिलॉन ही तो करना है नीचे, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर पाई ए R4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये RHS आ गई, ये LHS थी, दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो हटाओ इसको। अब यदि मान लो हमसे पूछता कि नहीं यार यहाँ नहीं, अंदर ही बात करो, अंदर बात करो, तो क्या दिक्कत है, लिमिट अपनी 0 से, तो इस पॉइंट पर पूछता, तो अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती, चार्ज तुम पॉइंट पर यदि वो पूछता, तो गाउसियन सरफेस ये लेते हैं ना, इसके अंदर का चार्ज ही तो चाहिए तुमको, ये वाला। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती, 0 से r जाती है, 0 से r लगा थोड़ा तो ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो एक इसी ऑर्डर में आगे बढ़ता हूँ, फिर दोबारा थोड़ा सा दिमाग सड़ाने वाली बातें भी तो आनी चाहिए, भारी वाली बातें थोड़ी आनी चाहिए। हाँ, 12वीं के जो वो सीट फीट के है ना, कि इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, वो एक बार तुम देख लो, 12th वाले। चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा लूंगा तो आंसर 0 आएगा, कॉस स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह की, और तुमसे पूछा कि बताओ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर अब तुम सोचना, अंदर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, कंडक्टिंग है, ध्यान रखना, कंडक्टिंग, अंदर तो चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। सेंटेंस मत पकड़ लेना मेरा, तो गॉस लो फासलो लगा के तो बोल रहा हूँ, ये आर, ठीक, ये तुम्हारा
गाउसियन सरफेस एस, LHS तो उतनी आनी है, ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई इंटू 4 पाई। बहुत जल्दी से मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। ठीक। RHS की बात करें तो RHS में वही समेशन क्यू। समेशन क्यू क्या है? हाँ? इसके अंदर जो चार्ज है वो निकाल। थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर चार्ज। तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज देखो, यहाँ भी नहीं है, 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 यहाँ भी नहीं है ना, यहाँ यहाँ ये चार्ज, सरफेस सरफेस पर चार्ज। तो यहाँ पे तुमको अब चार्ज को जब लिखोगे तुम तो वो बोलते सर जी रो डी भी लिखो। नहीं, मैं रो डी भी तो लिखूंगा, ठीक है, मेरा काम है, मैं तो लिखूंगा। क्योंकि ये जो कहता है कि भैया वॉल्यूम में जो चार्ज है वो लो, मैं तो यही लिखूंगा। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं चार्ज, वॉल्यूम में नहीं है ना, कहाँ है सरफेस। तो ये जो चार्ज है ये सरफेस के चार्ज के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सरफेस के चार्ज के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो। क्यों, इस वॉल्यूम का जो चार्ज है ये वाला, वो बराबर है ओनली इस चार्ज के, क्योंकि यही चार्ज इस वॉल्यूम में मौजूद है और कोई मौजूद ही नहीं है। अब इसका नाम एच डैश है, इसका नाम एच डैश ले रख दिया है मैंने, इसे जो कंडक्टिंग स्फीयर था, है ना, तो यहाँ पे मैंने एच डैश ही लिखा है। यहाँ पे गाउसियन सरफेस वाला एच, ठीक है ना, गॉस लो तो सर गाउसियन सरफेस पर लगता है। ठीक है। अब मुझको इसको सॉल्व करना है। सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट, और किए मेरी बात पर, तो मेन बात है ये cos स्क्वायर थीटा इनटू, अब एरिया, अब इस सरफेस पर लेना तुमको एरिया, क्योंकि एच डैश पर इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये जो डीए लेना है ना, एच डैश पर लेना, तो डीए यहां लेना। अब ये एरिया कितना होता है बताओ जल्दी से, ध्यान करो। आर साइन थीटा डी फाई तो ये होता है यूं, है ना, और आर डी थीटा यूं होता है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये तुमको आना चाहिए अच्छे से। ये स्क्वायर, मैं तुमसे यहाँ एक एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लेंथ होती है ये आर डी थीटा होती है, और ये जो लेंथ होती है ये वाली, ये आर साइन थीटा डी फाई होती है। देन एरिया क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ठीक है। सिग्मा नोट कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को पहले लिख लूँ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी फाई, लिमिट थीटा और फाई की जानी है तो 0 से 2 पाई, क्यों पूरा स्क्वायर कंसीडर कर रहे हो। तो जी इस आर का क्या करो, देखो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो एच डैश है, इसके सरफेस की बात कर रहे हो तो, है ना, ये एरिया ले रहे हो ये वाला, इस ये जो एच डैश है, ये वाला जो एच डैश है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है क्या? नहीं है ना, कैपिटल आर है ना, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर साइन थीटा डी फाई, और ये आएगा कैपिटल आर डी थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर एस। हर बात पे गौर करा रहा हूँ। सिग्मा नोट आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 2 पाई, डी फाई को सल्टा दिया मैंने, 2 पाई हो गया, और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एज्यूम फेज्यूम करके इसको उड़ा दो, कॉस थीटा बराबर टी एज्यूम कर लें, कॉस थीटा टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, है ना। देन ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा नोट आर स्क्वायर, 2 पाई पहले लिख लें तो 2 पाई सिग्मा नोट
आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो टी स्क्वायर और डी टी, और माइनस आगे लिमिट पाई तो -1 है ना, और ये +1 तो -1 से +1 माइनस हटा दिया, ठीक है। 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर TQ/3 है ना, TQ/3 तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 4/3। तो ये आ गया भाई साहब। ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्यों मुझे ये बात हमारे माइंड में फिट करनी। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का भाग दो, डिवाइड करो, इक्वल करो दोनों को, आंसर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, है ना। तो जब तक तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं सीखोगे तुम्हें दिक्कत ही आती रहेगी। एरिया, वॉल्यूम, ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें और फंसा देते हैं, चलो एक और मन में आ रही है। हाँ भाई, आ रहा है समझ में। ये एक स्पेयर है, हम इसको नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग अभी कुछ नहीं बोलूंगा, डाइलेक्ट्रिक मैटर का स्पेयर ऐसे बोल, बताएंगे तुमको, टेंशन मत लो, डाइलेक्ट्रिक फाइलेक्ट्रिक सब आएंगे, तुम खेलोगे उनसे। अब तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसके अंदर जो चार्ज है रो ए आर है, यहाँ पे जो चार्ज है सिग्मा मानो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है, आठ आठ डैश डिस्टेंस, एक तुम्हारा काम, और एक यहाँ पे टी पॉइंट मान लेते, यहाँ पे भी निकालना है, तुमको करना है। तो बताओ तुम कर लोगे या मैं करूंगा। तो मेरे हिसाब से एक बार तुम कोशिश करोगे ना, कि यहाँ पे भी है और सरफेस पर भी है, देन कैसे करोगे। सिग्मा क्यू का खेल है, सिग्मा क्यू का खेल है, तो यहाँ पे तुम एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो उसके अंदर चार्ज देखना है, तो गॉसियन सरफेस का ये वाला वॉल्यूम तो कोई काम का नहीं है। यहाँ चार्ज है तो यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लेना, यहाँ चार्ज है यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन कर लेना, है ना, दोनों को टोटल कर लेना, टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुमको करना, अंदर भी निकालना, जब अंदर काम करोगे तो यहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करना, देन यहाँ का चार्ज निकालना, और उसके लिए तुम्हें इसी की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर बात कर रहे हो बाहर बात नहीं कर रहे हो, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तुम्हें करना है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लैम्बडा इसका से कुछ दूरी पर पॉइंट पी है, मोलार डिस्टेंस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं अपन, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका। यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग क्यों कहते हैं इसको, क्या है राज इसके, इसके पीछे बड़ा राज, के पीछे बड़ा राज है। राज क्या है, राज ये है कि जनरली बच्चा समझता है यार इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब बहुत लंबा होगा, नहीं, बहुत लंबा नहीं, कोई भी फाइनाइट लेंथ का वायर है ये, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, नाम इसका इनफाइनाइट लॉन्ग है ये फाइनाइट लॉन्ग। तो सर जी इसको इनफाइनाइट लॉन्ग क्यों कह रहे हो, फाइनाइट ही क्यों नहीं कह रहे।
इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, फाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन पॉइंट पी इसके बिल्कुल जस्ट, बिल्कुल बिल्कुल पास में है, बिल्कुल नियर, जस्ट नियर वायर, पॉइंट पी इसके बिल्कुल पास, मतलब इसकी जो आर है लेस देन लेंथ, एंड इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट लॉन्ग। दूसरी भाषा में, टावर के नीचे खड़े हो जाओ, तुम तो पॉइंट पी हो, टावर एक वायर है, तुम तो पॉइंट पी हो, टावर वायर है, और तुम टावर के बिल्कुल नीचे खड़े हो, तो तुम क्या कहोगे टावर? इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत लंबा दिखेगा, है ना? वही टावर है, लेकिन अब तुम टावर से 3 किलोमीटर दूर खड़े हो, तुम्हारा जो डिस्टेंस है टावर की लेंथ से ज्यादा है, तुम क्या कहोगे टावर को देख के? वो छोटा सा है यार। तो मैथमेटिकल लोचा दादा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब है कि यहाँ जो पॉइंट पी है जस्ट नियर है किसके, वायर, आर इज लेस देन लेंथ, और यदि मैं फाइनाइट लेंथ बोलता हूँ तो इसका मतलब आर इज नियरली इक्वल लेंथ या ग्रेटर देन लेंथ, ठीक है ना? समझे मेरी बात? तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट लॉन्ग की बात हो रही है तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सर जी एक वायर ही ले रहे हैं सिंपल, लेंथ किसी लेंथ का, और उसके समीप ही काम कर, हम्म? तो गाउस लॉ भी, ये बात थोड़ा सा और दिमाग में फिट कर लो, गाउस लॉ, गाउस लॉ जो काम करता है वो नियर पॉइंट्स के लिए काम करता है, यदि दूर पॉइंट आ गए तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना? दूर पॉइंट आ गए तो काम नहीं करेगा। तो गॉस लॉ जब भी तुम देखोगे ना ज्यादातर इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए का, फाइनाइट की बात आते ही अपन कूलाम को पकड़ लेते हैं, तो अपन ने किए हैं बहुत सारे, 12 लेंथ का वायर लिया था कल, है ना? इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं कहा था उसको। तो फाइनाइट लेंथ की बात आती है अपन क्या कहने लग जाते हैं, बोले कूलाम को पकड़ के लाओ भैया, गाउस के बस की नहीं है, कूलाम ही करेगा, ठीक है ना? ओके, समझे मेरी बात? ठीक है ना? चलो तो झेलो। तो यहाँ पे मैं गाउसियन सरफेस लेने वाला हूँ और सिमेट्रिक लूंगा और पॉइंट पी से जाता हुआ लूंगा। ये रहा मेरा गाउसियन सरफेस, जो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर ही यहाँ सिमेट्रिक हो सकता है, फिर कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा? ठीक है ना? बोलो। अब इसके लिए मैं गाउस लॉ लिखूं तो इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन, है ना? इसकी लेंथ फेंथ क्या है, कैपिटल एल फेल है, मानो जो मानो, स्मॉल एल मानो, ठीक। अब इसको सोल्व करना है मुझे, और एस क्या है, इस गाउसियन सरफेस का नाम है, इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी। अब इसको कैसे सोल्व करने वाला हूँ थोड़ा सा देखना ध्यान। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इस गाउसियन सरफेस को 3 सरफेसों में डिवाइड करने वाला हूँ, एक सरफेस तो ये, एक सरफेस यहाँ पे, ये एक सरफेस, मतलब एक तो ये स्फीयर सर्कल, एक ये सर्कल और एक कर्व सरफेस, ठीक है ना? ओके, तो इनके नाम दे देता हूँ, इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, इसका नाम S। तो जब भी सिलेंडर लो तो इसी तरह कंसीडर करना आता हमको, कारण अभी पता चलने वाला है कि भैया जब तुम यदि डायरेक्ट ही करने लगे तो ई डी ए कॉस थीटा, तो थीटा किसके बीच में, ई और डी ए के बीच में, तो साल क्या लिखोगे, थीटा, पता ही नहीं, क्योंकि इस जगह पे थीटा अलग है, इस जगह पे थीटा अलग है, इस जगह पे थीटा अलग है, ठीक है ना? तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3, ठीक है? S1 की बात करता हूँ तो S1 पर मेरा डी ए तो बाहर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड इधर, तो 90 का केस हो गया, तो ये तो गए काम से, cos 90 जी। S3 की बात करता हूँ तो डी ए बाहर, ई इधर, 90,
फिर ये गए काम से, बचे कौन, ये इधर, ये इधर। तो देखो यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो डायरेक्ट नहीं कर सकता था, इसको मुझे तोड़ना पड़ा। तोड़ते समय एक बात और देखो, मैंने यहाँ पे ओपन लिखा है, तो ये तीनों सरफेस अलग अलग ओपन है। ये सर्कल अलग ओपन है, ये अलग ओपन है, ये अलग ओपन, मिलके क्लोज। ठीक है ना, तीनों मिलके क्लोज। इंटीग्रेशन ओवर H2 डॉट, ये ज्यादा मुड़ के मार तो ईडी cos 0। ई को बाहर कर लो क्योंकि सिमेट्रिक काम किया है तुमने। इंटीग्रेशन ओवर H2 डीए, तो H2 का एरिया है ये। इंटीग्रेशन ओवर H2 डीए, तो H2 का एरिया, तो H2 तो तुम्हारा कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस की जो एरिया होता है सिलेंडर का, 2 पाई RL भाई। तो स्फीयर जब होता है, अपन गॉसियन सरफेस जब स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो एलएचएस हमेशा E × 4 पाई R² ही आती है। लेकिन जब अपन सिलेंडर कंसीडर करते हैं तो हमेशा ये नहीं आती। रट मत लेना गलती से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो। अब समेशन क्यू, तो बड़ा आसान सा काम हो गया। कोई यूनिफॉर्म दे रखा है ना, तो चूंकि फूकी लगाऊंगा मैं। सिंस सिंस पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो लैम्बडा है, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो कितना है, लैम्बडा है। इतनी लेंथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ में, तो एल लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्बडा है। पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो लैम्बडा है, देन इतनी लेंथ में चार्ज हो जाएगा लैम्बडा एल। वो इतनी लेंथ क्यों ली सर जी, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाले स्पेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंपेयर इट, ई बराबर 2k लैम्बडा, 2k लैम्बडा अपॉन। लेकिन ये वैलिड कहाँ पे है, कहाँ पे वैलिड है, पॉइंट पी इसके जस्ट नियर, अदरवाइज वैलिड नहीं। दूर होगा तो फिर कूलाम से निकालूंगा। ठीक है ना, वो मैं निकाला था तुम्हारी 12 लेंथ में। बोलो, अरे निकाला था कल यार। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ थी या इनफाइनाइट लेंथ, हाँ लेंथ तो फाइनाइट ही होती है, पॉइंट का चक्कर पड़ता है। ठीक, तो यदि सिलेंडर हो तो तुम्हें इसी तरह हैंडल करना है एलएचएस। स्पेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये, और एक वो इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, वो जरूर याद रखना, वो काम आता है। ठीक है, तो ये बातें हुई, ये बातें हुई गाउस लॉ के जो छोटे मोटे एप्लीकेशन थे उनकी, गाउस लॉ के जो छोटे मोटे एप्लीकेशन थे उनकी। अगले वीडियो में, तो इस वीडियो को मैं यही ड्रॉप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में गाउस लॉ को ही लूंगा, लेकिन कैविटी के साथ। कैविटी में चार्ज रख दे, है ना, कैविटी में चार्ज रख दे, देन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, चार्ज कैसे निकालोगे, तो ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखें, अभी आने वाली है तुरंत ही।